Hello guys, welcome back to my channel. So this is the episode number 9, Love Behind the Melody. So let's start. कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे सेकंड मेल लीड कपल्स को दिखाया जाता है और इसका नाम मैंने पिछले एपिसोड में रूयर बोला था। एक्चुअली इसका नाम शीयर है, जो कि उसी मंत्री के बेटे के साथ बैठी थी एंड वो दोनों यहाँ पे खाना वाना खा रहे थे। एंड जो शीयर है वो एक डिश खाती है जिसमें एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइन थी और उससे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है, जिसे देख के मंत्री का बेटा जो है वो उसे घर ले जाने की बात करता है, लेकिन जो शीयर है वो यहाँ से जाने से मना कर देती है। एंड इस मंत्री के बेटे का नाम मुझे अब वापस से पता चला है, इसका नाम शूजिन है। एंड यहाँ पर जो शीयर है वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है और जो सूजिन है उसके माउथ पे उसके जो होठों के पास खाना लगा होता है वो उसे देख रही होती है और जो शूजिन है उसे लगता है कि वो उसे किस करेगी, लेकिन तभी बीच में हमारा मेन लीड आ जाता है, जियानिंग। एंड वो यहाँ पे आने के बाद सूजी से पूछता है कि क्या तुमने कुछ दिन पहले एक लड़की की जान बचाई थी, तुम्हें पता है अभी वो कहाँ है? जिस पे शूजिन को उसका पता नहीं होता और ये सुनने के बाद जो जियानिंग है वो यहाँ से चला जाता है। एंड जो शीयर है वो काफ़ी ज़्यादा नशे में सूजिन से चिपकी हुई होती है और ये देख के सूजिन काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था और नर्वस भी। जिसके बाद हमें इसी ब्लू ड्रेस वाले लड़के को दिखाया जाता है जो सूजिन के घर में जा रहा था और इसका नाम मुझे याद नहीं है। एंड मैं बता दूं कि एक्चुअली में ये जियानिन का काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर है और इसीलिए वो कहता है कि भगवान हमेशा जियानिन के साथ नहीं रह सकता, इसी वजह से मुझे वो लड़की और उसके पास ये लेटर दोनों मिल गया। एंड इसके साथ में बैठा हुआ जो पर्सन है वो उसे अपनी बातों में ले रहा होता है ताकि वो किसी भी तरह जियानिन को यहाँ से उसके कॉम्पिटिशन से हटा सके और उसे कहता है कि अगर उसने उसका साथ दिया तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड ये साथ में जियानिन का कंपटीशन के साथ साथ उसका ब्रदर भी होता है। जिसके बाद वापस से जियानिन को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठकर सिस्टर के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे उसके साथ जिन होता है और वो उसके साथ डिस्कस कर रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रुआनिन को। एंड मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो रुआनिन है इसका मॉडर्न टाइम का नाम शासा है और मैंने पहले के एपिसोड में इसे शासा ही बुला रखा है और अब के एपिसोड्स पे इसका नाम रुआनिन है हिस्टोरिकल टाइम में आने के बाद। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो शासा रुआनिन है या कुछ भी कह लो उसे, वो यहाँ पे आती है तो वो देखती है कि अभी भी मिस सॉन्ग और तांगशी की फ़ाइट वगैरह हो रही होती है, जिस पे वो उस फाइट को रुकवाने के लिए एक कंपटीशन करने के लिए कहती है और कहती है कि देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा कौन बजाता है, इससे अपने आप प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि जो सॉन्ग है वो अपनी काफ़ी तारीफ़ कर रही थी कि उससे बहुत अच्छा प्ले करती है वो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग जो है यहाँ पे बैठकर कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड इसकी स्टार्टिंग जो है वो शाशा करती है और कहती है कि सबसे पहले तांगशी प्ले करेगी और उसी म्यूज़िक को हम प्ले करेंगे, देखते हैं इनमें से ज़्यादा बेटर कौन करता है। जिसके बाद सबको दिखाया जाता है शासा, मिस सॉन्ग और तांगशी तीनों के तीनों प्ले कर रहे होते हैं अपना म्यूज़िक और प्ले करते करते वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी देर से प्ले कर रहे थे और एटलीस्ट मिस सॉन्ग जो है वो हार मान लेती है। जिस पे उसकी सर्वेंट बोलने लग जाती है कि तुमने ये चीटिंग की है, लेकिन जो मिस सॉन्ग है वो कहती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि जो तानसी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक प्ले करती है और मुझसे बेटर प्ले करती है। ये बोलकर जो मिस सॉन्ग है वो वहाँ से चली जाती है एंड दूर से ये सारी चीज़ें जियानिंग देख रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं एंड जो जिन है वो कहता है कि तांगसी कुछ बदली हुई लग रही है, जिस पे जिनयांग कहता है कि वो बस अपने आप को समझा रही है और उसका टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो सबसे अच्छा प्ले करती है और इसीलिए उसे प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम्हें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, शासा खुद देख लेगी। जिसके बाद हमें शासा को दिखाया जाता है जो मिस सॉन्ग के साथ होती है और उसके साथ बातें कर रही होती है एंड किसी भी तरह से उसे काफ़ी अच्छी मोटिवेशन वाली बातें करके पूरी टीम को एक साथ कर लेती है और वो कहती है कि अगर हम टीम में काम करेंगे तो हम विनर हो जाएंगे, अच्छे से साथ में मिलकर प्ले करना चाहिए जिससे हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। एंड जो मिस सॉन्ग है उसे भी पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, इसीलिए वो भी शासा की बात मान जाती है और शासा को कहती है कि वो उसके साथ रहकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेगी ताकि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा सा म्यूज़िक प्ले कर सके। जिसे सुनने के बाद शासा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मिस सॉन्ग जो है वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है शासा और उसकी सर्वेंट जो है वो यहाँ से जा रही होती है एंड सर्वेंट कहती है कि मिस सॉन्ग जो है वो सच में आपसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई होंगी, लेकिन तभी वो देखती है जियानिंग जो है वो कहीं जा रहा है और उसके पीछे पीछे तांगसी जा रही है और इसी वजह से जो शासा है वो भी उनके पीछे चली जाती है। और दिखाया जाता है यहाँ पे जिनयांग को जो कि एक ब्रोथल में आया होता है और ये वही ब्रोथल है जहाँ पर जो तांगसी की सिस्टर है उसे ज़बरदस्ती पकड़ के म्यूज़िक प्ले करने के लिए कहा जा रहा था। यहाँ पे और भी लड़कियाँ होती है जिनके साथ सभी लोग ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं और यहाँ पर जियानिंग को उसके ही ब्रदर ने बुलाया था जहाँ पे वो किसी भी तरह से जियानिंग को अपनी बातों में फंसा रहा होता है और कहता है कि यहाँ की जो लड़कियाँ है ना वो बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करती है, तुम्हें तो पता ही है कि तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट हो। और साथ ही साथ वो तांगसी की सिस्टर को बुला के आता है जिससे वो उसके लिए म्यूज़िक प्ले कर सके, जिसे देख के जियानिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसका ब्रदर जो है वो कहता है कि लगता है तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। जिस पे जियानिंग जो है वो उसकी बातों को समझ जाता है कि ये ज़रूर मुझे यहाँ पे फंसाने के लिए लेके आया है, इसीलिए वो कह देता है कि वो इसे नहीं जानता।
ताकि बाद में कुछ प्लान करके वो यहाँ से सिस्टर को वापस ले जा सके। और दिखाया जाता है कि तांगसी और शासा दोनों ही उसी होटल में पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पे शासा जो है वो तांगसी को देख लेती है कि तांगसी जो है वो जैनिन की बातें सुन रही है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये जो ब्रदर है जैनिन का, वो उसे कह रहा होता है कि ये लड़की जो है वो एक सिविलियन म्यूजिशियन थी पहले, और मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा कांटेक्ट होगा यहाँ पर। लेकिन जो जिनयांग है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसे ही किसी पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और आखिर आप करना क्या चाहते हैं इसके साथ। मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि तांसी इस लड़की को जानती है, दैट्स इट। एंड जो शासा है वो भी उनकी बातों को सुन के समझ रही होती है कि किसी भी तरह से जो जिनयांग है वो उस लड़की को बचाना चाहता है। शायद उस लड़की से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जैसे सिविलियन म्यूजिशियन, और इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो जिनयांग के पास आके उसकी हेल्प करेगी, और इसी वजह से जो शासा है वो तांगसी के पास जाती है और कहती है कि अभी मैं जो कुछ भी बोलूँगी तुम मुझे कोऑपरेट करना। इसके बाद वो यहाँ आके जिनयांग को कहने लग जाती है कि आखिर वो अकेले यहाँ पे आ कैसे सकता है, उसकी हिम्मत कैसी हुई उसे यहाँ अकेला छोड़ के जाने की। जिस पे जो ब्रदर है वो कहता है कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है, तुम्हें नहीं पता कि तुम एक प्रॉब्लम फिगर हो। अगर तुम लोगों के सामने ऐसे ही आओगे और ऐसी ऐसी जगह घूमोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा। तुमने कहा था कि तुम एक अच्छी म्यूजिशियन को लेके आओगे ताकि वो हमारे कंपटीशन में हेल्प कर सके, लेकिन अब तुम मुझसे दूर हो रहे हो, मुझसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ताकि तुम और मैं अलग रहें और तुम मेरी बातों का जवाब ना दे सको। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। एंड जिनयांग जो है वो खुद ही शौक होता है इस सब चीज़ों को सुन के, लेकिन जो सब लोग हैं वो समझ रहे होते हैं कि जिनयांग का और शासा का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, इसमें जिनयांग भी उसका साथ देता है। एंड यहाँ पे जो शासा है वो सभी को बेवकूफ़ बनाकर तांगसी को और उसकी सिस्टर को यहाँ से लेके जा रही होती है, लेकिन जो ब्रदर है वो उन्हें रोक देता है, जिस पे शासा पहले काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन फिर से अपना रिएक्शन चेंज करके और उसके पास गुस्से में आके कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिस पे ये वाइट ड्रेस वाला पर्सन जो है वो दिखाता है कि जो तांगसी की सिस्टर है उसके पास से हमें ये लेटर मिला हिडन, मुझे इसके बारे में पूछना है। इसके बाद तो जियानिंग और शासा दोनों ही सोचने लग जाते हैं कि अब हम क्या करें। एंड वो सोच रहे होते हैं कि इस लेटर को हम गवर्नमेंट को सौंप देते हैं, फिर देखते हैं कि इसका क्या होता है। और उनकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उसी टाइम पर वीगोंग नाम का पर्सन वहाँ पे आता है जो उस पूरी जगह को विजिट कर रहा होता है। आई थिंक ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिसे देखकर जो ब्रदर है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उसे पता नहीं है कि एक्चुअली जिनयांग और वो जो ऑफिसर है वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, और वो मन मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि आज तो जिनयांग अपनी पोस्ट से हट के रहेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो पर्सन जो है वीदोंग वो उस लेटर को पढ़ रहा होता है और उन लोगों से कहता है कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता है म्यूज़िक के बारे में, मैं इस लेटर को पढ़ने के बाद भी नहीं पता लगा पा रहा। यहाँ पे कोई एक पर्सन तो है इसका दोषी। जिस पे जिनयांग कहता है कि एक्चुअली ये लेटर जो है वो उसे मजबूरी में वैसे ही लिखना पड़ा, इस लेटर का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियों को ज़बरदस्ती रखा जाता है और उनसे ज़बरदस्ती म्यूज़िक वगैरह प्ले करवाया जाता है, वो भी सिविलियन म्यूज़िक। मुझे लगता है कि ऐसी जगह को बिल्कुल भी ओपन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह जो है वो काफ़ी सारे लोगों में नेगेटिव थॉट्स लेके आती है, एंड किसी भी गर्ल के साथ मिसबिहेव करना ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस पर वीगोंग जो है वो वहाँ का जो मालिक होता है उससे पूछते हैं, एंड उसके पास भी एक लेटर होता है जिसमें यहाँ पे सिर्फ होटल में खाना वगैरह की होती है कि इस होटल में सिर्फ खाना खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो आते वक्त उसने भी देखी थी कि कितनी सारी लड़कियाँ यहाँ पे वर्क कर रही हैं। इस वजह से उसे भी लगता है कि जिनयांग ठीक कह रहा है। वो पर्सन जो है वो अपने घुटनों पे आके वीगोंग से सॉरी कहने लगता है। वो सारी लड़कियां भी जो घुटनों पे आके कहती हैं कि इस इंसान की वजह से हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो रही है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए और हमें यहाँ से बाहर निकालिए। ये सब सिर्फ लू जिनयांग की वजह से पॉसिबल हो पाया है ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। फाइनली दिखाया जाता है कि जो सारी लड़कियाँ हैं वो यहाँ से चली जाती हैं, एंड वो रेस्टोरेंट और वो होटल जो है वो बंद हो चुका होता है। एंड इस वजह से जो तांगसी की सिस्टर है वो भी यहाँ पे वापस आ जाती है, जिसे देख के तांगसी काफ़ी खुश होती है, एंड वो आपस में बात कर रही होती है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें वापस से कभी नहीं देख पाऊंगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी तुम्हारी। और दिखाया जाता है कि जो शासा और जिनयांग है वो दोनों साथ में बैठे हैं, एंड तांगसी और उसके सिस्टर के बारे में ही सोच रहे होते हैं और साथ में उनकी बातें भी सुन रहे होते हैं। पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें करती हैं, इस वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हैप्पी होते हैं कि इनकी वजह से कितनी सारी लड़कियों की जान बच गई। जिनयांग उसे बताता है कि आज की सिचुएशन तो तुमने देख ही ली है, यहाँ पे सिविलियन म्यूज़िक जो है वो किसी को भी प्ले करने की ज़्यादा इजाज़त नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फोक म्यूज़िक प्ले किया जाता है, और अभी हम जिस जगह पे है वहाँ पे मिक्स प्ले किया जाता है म्यूज़िक। इस पर शासा कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि म्यूज़िक में बुक में म्यूजिशियन जो प्ले करते हैं वो वर्कशिप होता है, इसका मतलब उन सभी चीज़ों को ओरिजिनल होना चाहिए। इस पर जियानिंग जो है वो बताता है कि जो म्यूज़िक बुक है वो फेक है, और इसी वजह से उससे म्यूज़िक की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है कि म्यूज़िक बुक के ना होने की वजह से म्यूज़िक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिरता जा रहा है। वो ऐसे ही आपस
में म्यूजिक के बारे में काफ़ी सारी बातें करते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो म्यूजिक है वो एक दिन गायब हो जाएगा। उसके बाद जिनयांग जो है वो शासा को एक जगह पे लेके आता है। वहाँ पे एक बूढ़ी सी महिला जो है वो ठंड में काफ़ी ज़्यादा ठंडे पानी में काम कर रही होती है और घर के अंदर जो है उनकी बेटी म्यूजिक प्ले कर रही होती है। इस पे वो आंटी कहती है कि तुमने म्यूजिक फिर से गलत प्ले किया। एंड वो अंदर जाती है, उसके बाद उस म्यूजिक को प्ले करती है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। इसे सुन के शासा भी कहती है कि वो कितनी ज़्यादा ओल्ड है, उसके बाद भी वो कितनी ज़्यादा अच्छा म्यूजिक प्ले कर रही हैं। शायद इसीलिए तुम पूरी म्यूजिक ओरिजिनल को चेंज करना चाहते हो ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं सिर्फ वही म्यूजिक प्ले कर सकें और उन्हें पूरी तरह उनका हक मिल सके। क्योंकि कितने सारे टैलेंटेड लोग जो है वो जो म्यूज़िक प्ले करते हैं वो ऐसे ही बैठे हैं और कितने सारे लोग म्यूज़िक को ख़राब कर रहे हैं। इसके बाद वो मार्केट में ऐसे ही घूम रहे होते हैं और शासा जो है वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट दूंगी ताकि तुम इस पूरे सिस्टम को चेंज कर सको। एंड वो आपस में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी है जो बिल्कुल भी परफेक्ट मैच नहीं है, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो कि परफेक्ट मैच है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक प्ले करते हैं। एंड ये सब बोलने के बाद जो जिनयांग है वो उससे लिटिल फॉक्स बुलाता है। एंड इसमें जब भी लिटिल फॉक्स नाम आएगा तो वो हमेशा रुयांग का आएगा और यानी कि शासा का होगा। और जिनयांग कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें लिटिल फॉक्स नहीं बल्कि रुयान बुलाऊंगा। जिस पे वो कहती है कि वो तो मेरा ओरिजिनली नाम है, क्योंकि जब मैं अपने होम टाउन में थी और मेरा ओरिजिनल नेम जो है वो मेरा एक स्टेज नेम था एंड मेरा स्टेज नेम जो है वो शासा था, इस वजह से तुम मुझे लीशा कह सकते हो। एंड वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी चीज़ की आवाज़ आती है एंड वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डॉग होता है। एंड उस डॉग को देखने के बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उसे देख के कह रहे होते हैं कि क्या ये हंग्री है, जिस पे जिनयांग कहता है कि हाँ। फिर शासा कहती है कि क्या ये हमें खा सकता है, जिस पे जिनयांग कहता है कि ऐसा पॉसिबल तो हो सकता है। जिसके बाद वो डॉग उनके पीछे भागने लग जाता है और वो दोनों के दोनों उससे बच के भागने लगते हैं। उस डॉग से बचने के लिए एक छोटी सी गली में जाके छुप जाते हैं जहाँ पे वो दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं। वो इतनी ज़्यादा क्लोज होते हैं कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी नर्वस हो रहे होते हैं। यहाँ पे जिनयांग जो है वो शासा को किस करने का ट्राई करता है, लेकिन उस टाइम पे जो शासा है वो उसे किस नहीं करती और उससे कहती है कि ये मत कहना कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे। बोलते बोलते शासा वहाँ से गिरने वाली होती है, लेकिन जो जिनयांग है वो उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यहीं पे हो जाता है आज का एपिसोड ओवर।